औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये याद किया था कि हमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का जब नाम आएगा तो उसके बारे में हमें ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 चीज़ें? उसका इंट्रोडक्शन, उस कंपाउंड का कि वो है क्या, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस की, उसकी टाइप्स कि वो किस किस तरह का होता है कंपाउंड। नंबर 3 हमें उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। नंबर 4 हमें उसका मेटाबॉलिज्म, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वो मेटाबलाइज कैसे होता है। नंबर 5 उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो आज भी हम उसी सीक्वेंस के साथ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग माइंड में रख लें। इसकी रेशो होती है 1:1, कार्बन 1, जो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। आपको याद होगा पहले लेक्चर में जब हमने एक कंसेप्चुअल जो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उनकी डेफिनेशंस, उनको समझा था, तो हमने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल की स्टडी कर रहे हैं ना, तो मेटल का जो प्योर सब्सटेंस की फॉर्म एलिमेंट होती है ना, वो ये सिंगल एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं। सो ये एक कंपाउंड है, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं, इन्होंने मिलके एक कंपाउंड बना दिया। वो कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम उस कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ। बहुत ज़्यादा जो है वो कसीर तादाद में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि सबको इतना तो सबको पता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन में आपको ये बेसिक्स 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आती है क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के लिहाज से इनको 4 मेन टाइप्स हैं जो आपने यहाँ रखनी है, उनमें डिवाइड किया गया है, जिसमें है नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, इनके बस आप सबके मैं नाम बता दूंगी और आपको एक कंसेप्ट दे दूंगी कि ये हैं क्या। मोनोसेक्राइड में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। अब ये जो है ये एक याद रखने वाली बात है कि ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं 6, ठीक है। तो इसी तरह सबके मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होंगे, किसी में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, किसी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ़र्क होंगे, किसी में कार्बन फ़र्क होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोनोसेक्राइड्स। आपने इनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये आपको नाम भी पता होंगे ना, ये काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि हम अभी हमें अपनी एग्ज़ाम्स की स्टडी करनी है, हमें उनकी तैयारी करनी है, तो इस शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टू दी पॉइंट वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि ये नाम ही हमें पता होंगे, हम अपने सब्जेक्टिव में ये लिख सकें काफ़ी। अब डीपली में इनके मॉलिक्यूल्स पे जाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, बहुत बोरिंग भी हो जाएगा और अननेसेसरी होगा। अच्छा, नंबर 2, दूसरी टाइप क्या है? डाइसेक्राइड्स, ठीक है। अब डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हमने ऐसे लिखनी है, कोई से भी दो मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं तो एक डाइसेक्राइड बनता है। डाई का मतलब 2। अब कैसे? मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, ग्लूकोज से जब मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो क्या बनाएगा? माल्टोज, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात समझाने के लिए बताती हूँ कि ये मिलते कैसे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिला है ना, तो ये 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनका होता है। जैसे हमने वो प्रोटीन का पढ़ा था ना कि वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये आपस में
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। वो क्या होता है लिंकेज? मिसाल के तौर पे जो है ना मोनोसेक्राइड, इस ग्लूकोज के 6 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज में कार्बन जो है वो 6 है, ठीक है। तो होता क्या है, इसका जो कार्बन नंबर 1 है दूसरे के कार्बन नंबर 4 के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन उसमें से जो है वो खारिज हो जाती है। इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है। तो होता क्या, ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं, तो हमारे पास एक डाइसेक्राइड हमें माल्टोज मिल जाता है। ये मैंने समझाने के लिए मिसाल दी है। इसी तरह ही सारे मिलते हैं। किसी का कार्बन नंबर 4 जो है वो दूसरे मोनोसेक्राइड के कार्बन नंबर 3 से मिल जाता है। वो डीप स्टडी है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। किसी का कार्बन नंबर 2 जो है वो उसके कार्बन नंबर 4 के साथ मिल जाता है। तो इस तरह से वो केमिकल प्रोसेस होता है, तो वो 2 मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड बना देते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज के साथ जब मिला तो एक माल्टोज बना। अब यही ग्लूकोज ग्लैक्टोज के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ये लैक्टोज से आपने याद रखना है, लैक्टोज बनाएगा, ठीक है। अब यही ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ये रुक से आपने याद रखना है सुक्रोज। फ्रुक्टोज से मिलेगा तो सुक्रोज बना देगा, ठीक है। ये समझ के अगर आप सुनेंगे ना बात को तो आपको बड़ी अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तीसरी टाइप है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन बिटवीन 3 to 10 सिंगल शुगर रेजिड्यू, ठीक है, जिनमें बहुत कम शुगर रेजिड्यू होता है, वो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। नंबर 4 पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, जिनमें शुगर रेजिड्यू ज्यादा होता है, पॉली मीन ज्यादा, सेक्राइड्स, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, इसका इंट्रोडक्शन कि ये these are carbohydrates are the most abundant on the earth, abundant molecules, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये these are composed of carbon, hydrogen and oxygen, और इसकी रेशो जो होती है वो 1:1 होती है, ठीक है। फिर हमने इनकी टाइप्स पढ़ी हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड्स वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कोई से भी 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज से मिला तो माल्टोज बनाया, यही ग्लूकोज जब ग्लैक्टोज से मिला तो ये एल से याद रखना है, लैक्टोज, जी निकाल लो तो वो लैक्टोज, मतलब नाम याद रखने के लिए कह रही हूँ। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला तो सुक्रोज बनाया। ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जिनमें शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत कम पाए जाते हैं, पॉली में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने इनकी क्लासिफिकेशन होगी। अब फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये हमें सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो हम आगे मेटाबॉलिज्म में करेंगे। फिर एक और चीज़, प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होती है, प्रोटीन जो यूज़ होती है, बाकी जो है वो खारिज हो जाती है। हमने पढ़ा था कल कि वो उसका यूज़ होना, जितनी वो सिंथेसिस होती है उतनी ही वो यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ये हिसाब नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका एक और फंक्शन है स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज भी इसका एक फंक्शन है। और इसका फंक्शन इट हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड शुगर, ठीक है। ब्लड शुगर वो भी हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, तो टू कंट्रोल, तो मैं उसमें आपको क्लियर करूँगी कि ये ब्लड शुगर को कैसे मेंटेन करते हैं। फिर इसके फंक्शंस हैं, इट असिस्ट इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब ये सब जो कंपाउंड्स हैं ना ये आपस में एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हेल्प, और हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आ गया है मेटाबॉलिज्म। आज का लेक्चर मैं खुद ही शॉर्ट कर रही हूँ कि बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ये प्लीज़ मेरी जो ये बात है ये बहुत गौर से सुनिएगा, समझ आ गई तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ 4-5 तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपने जहन में रखनी है, ठीक है, और वो आपने गौर से सुननी है। सबसे पहले एक वर्ड आता है ग्लाइकोलिसिस। क्या है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या? अब इसकी डेफिनेशन 2 नंबर की सब्जेक्टिव में भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वाइवे में हमसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस है क्या। तो ये सारी ना टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और क्या है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये आज मैं आपको समझा दूंगी। ग्लाइकोलिसिस क्या है? लाइसिस का वर्ड जहाँ कहीं भी आता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ देना, ठीक है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो जहां कहीं भी ग्लाइकोलिसिस का वर्ड आएगा उसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट और लैक्टेट। ये कैसे? ठीक है, ग्लूकोज हमने इनटेक किया बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे उस पर एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, इस दौरान एटीपी भी रिलीज होता है, तो इसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदलती है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट आता है पायरुवेट। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट है वो कौन सी होती है? तो वो होती है पायरुवेट और लैक्टेट। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, पायरुवेट बनने के बाद अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और जाहिरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ अगर उसका फर्दर सिंथेसिस होगा तो उसको हम कहेंगे आगे ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, उसको हम कहेंगे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और जो ग्लाइकोलिसिस फर्दर जो उसका ब्रेक डाउन होना है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, उसको हम कहेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब कौन से सेल्स हैं जिसमें जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी? वो है रेड ब्लड सेल्स। अब आप लोग सोचेंगे कि रेड ब्लड सेल्स में तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये जो जहन में आना तो है क्या, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको बहुत ऑनेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टर्स या सेल्स कहा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो करते हैं बट खुद नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो आगे फर्दर ग्लाइकोलिसिस होगा उसको हम कहेंगे एनारोबिक, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होगा वो होगा लैक्टेट। इस तरह से हमने ये पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट। पायरुवेट से आगे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है आगे फर्दर ग्लाइकोलिसिस, तो उसको हम एरोबिक कहेंगे, एरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, जो कि आगे क्रेब साइकिल में शामिल हो जाता है। क्रेब साइकिल जो है ना वो सब सारे कंपाउंड्स के मेटाबॉलिज्म का साइकिल है, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो उसको हम कहेंगे एनारोबिक, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस आपको इतना समझ आ गया होगा, आई होप कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ब्रेक डाउन, लाइसिस ब्रेक डाउन, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू आप लोग बोले इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट। मैं लिख देती हूँ ग्लाइकोलिसिस लाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट, ठीक है। पायरुवेट जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा तो पायरुवेट से आगे वो चला जाएगा जो क्रेब साइकिल में, और लैक्टेट तब बनेगा जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस आपको समझ आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और लैक्टेट। अब दूसरी एक टर्म है हमारे पास आती
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये क्या है, ये सारी मिक्स हो जाती हैं। जब हम रट्टा मार के याद करते हैं ना, फिर हमें नहीं समझ आती, फिर हम पेपर में गलत ही लिख के आते हैं। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब ग्लाइकोजन का वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ग्लाइकोजन। सो इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन की बात हो रही है, राइट। लाइसिस ब्रेकडाउन, ठीक है। अगेन हमें वर्ड में ही समझ आ रही है कि ये कह क्या रहा है। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब होता क्या है, न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन, पहले मैं आपको बताती हूँ। जब हमने ग्लूकोज खाई, ठीक है, ग्लूकोज ली, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुई, जितनी यूज होनी थी हो गई, बाकी जो है हमारी जो है वो, ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारे स्टमक में मैंने खाया, तहजीब की ही मैं बात करूँगी, तहजीब की मुझे पेस्ट्रीज भी बहुत पसंद है, ठीक है। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स मेरे स्टमक में आए, वहाँ पर एंजाइम्स ने उसका केमिकल रिएक्शन किया, उसको उसका ब्रेक डाउन किया, वहाँ से जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, और वो जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन को, वो हमारे, ये हमारा जो है ना लिवर, ये जो हेपेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए जो है ना वो ये लिवर तक आ गया, ठीक है। अब लिवर में क्या पड़े हुए हैं, हिपेटोसाइट्स पड़े हुए हैं, लिवर की अपने सेल्स पड़े हुए हैं, ये लिवर के सेल्स हैं। अब यहाँ से सर्कुलेशन के जरिए गुजरेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हमारे जो ये हिपेटोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, जितनी हमारी ब्लड की स्ट्रीम में ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला ने उनमें ये, उन हेपेटोसाइट्स में ये खासियत रखी है कि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी वो ब्लड में जाने देते हैं, ठीक है, उतनी वो शुगर जो है वो ब्लड में जाने देते हैं। बाकी वो ये यहाँ पर ग्लाइकोजन की सूरत में सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये फंक्शन का जवाब मिलेगा, टू कंट्रोल ब्लड शुगर, कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए ये जो हमारी ब्लड से, अब मिसाल के तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, फिर भी कभी मुझे उस तरह से हाइपरग्लाइसेमिया तो नहीं होता ना, क्योंकि मेरा जो लिवर है उसके जो हेपेटोसाइट्स हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेते हैं। अगर वो उतनी ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले लेते हैं ब्लड स्ट्रीम में जाने देंगे, तो ब्लड स्ट्रीम में जब वो जाएंगे तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इनमें ये खासियत रखी, बैलेंस हमारी बॉडी में है ना, तो वो जितनी ज़रूरत होती है उतना ग्लूकोज ग्लाइकोजन जाने देते हैं, बाकी वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम टर्म जो पढ़ रहे हैं, कम टू द पॉइंट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, क्यों, इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन। अब न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन क्या है, कि मैंने यकदम से बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया था, तब तो स्टोर हो गया, अब मैं फास्टिंग में हूँ, मिसाल के तौर पे मैं फास्टिंग में हूँ, या हम जब रोज़ा रख रहे होते हैं, या देर तक हम खाना नहीं खाते, या बहुत ज़्यादा हम कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस सूरत में हमें ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन कह रही हूँ, हमें एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हम कुछ बाहर से इनटेक नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है रोज़े की सूरत में, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में, हमारे जो लिवर में सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, उनमें ग्लाइकोजन स्टोर होती है, तब उस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, और वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और ब्लड स्ट्रीम से जाके वो हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, तभी तो हम इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप समझ आ गई होगी। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन, कि जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या फास्टिंग में होते हैं तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके तो तब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा ये हो गया हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
अब है तीसरी चीज क्रेब्स साइकिल। ये इसके मेटाबॉलिज्म में ना हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो है ये मेटाबॉलिज्म का साइकिल है। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का भी मेटाबॉलिज्म जो है वो इसी साइकिल में होगा। वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। फिर फोर्थ चीज है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, अच्छा अब गौर से सुनिएगा। लाइसिस ब्रेकडाउन, जेनेसिस फॉर्मेशन। जहां कहीं भी पेपर में वर्ड आएगा लाइसिस का, लाइक जैसे हम हेमोलिसिस कहते हैं, हीम का मतलब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाना, हेमोलिसिस हम कहते हैं ना रेड ब्लड सेल्स का। उसी तरह लाइसिस का वर्ड जहां आएगा ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस। अब अगली टर्म है हमारी ग्लूकोजेनेसिस। जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, ठीक है, बनना। इनके अगर आप मीनिंग्स और गौर से उसके इस लफ्ज़ पे गौर करेंगे ना तो वर्ड में ही डेफिनेशन होती है, बस हम वो इतनी डीप पढ़ते नहीं है तो हमें वो पता नहीं चलता। तो ग्लूकोजेनेसिस का क्या मतलब है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। कि ग्लूकोज जब हम लेते हैं उससे एक तो होता है ब्रेकडाउन, एक होता है बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इस अमल को कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। फोर्थ है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फिफ्थ सॉरी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, अब ये आप लोग खुद ही बना लेंगे। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जेनेसिस मीन बनना। न्यू का वर्ड इसलिए आया है जब भी कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा, ठीक है, लाइक प्रोटीन, लाइक कोई भी अदर्स देन कार्बोहाइड्रेट। एक तो प्राइमरी सोर्स है ना कि कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे ग्लूकोज और वो ग्लाइकोजन बनेगी। एक होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन जब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होगी, वो हमने जैसे पहले प्रोटीन में पढ़ा था अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें ग्लाइको अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो भी ग्लाइकोजन प्रोडक्शन करते हैं। तो जब वो अमाइनो एसिड से हमें, प्रोटीन से जब हमें कोई ग्लूकोज मिलेगी तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की टर्म वहाँ आएगी जब हमें ग्लाइकोजन की फॉर्म, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन और ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। सो आई होप ये 5 चीज़ें, इन 5 टर्मिनोलॉजीज की जब आपको समझ आ जाती है फिर आपको पूरा जो उसका मेटाबॉलिज्म ट्रैक है वो आपको समझ आ जाता है कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाते हैं, ब्रेक डाउन होता है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारा आगे है, अच्छा मैंने बात की है थ्रू आउट ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस दौरान एंजाइम्स भी जो है वो असर, जाहिर है केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं। तो जब आप एक दफ़ा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये 105 नंबर जो है वो पेज पे, इसको थॉरली रीड करेंगे ना फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बस एंजाइम्स के नाम आपने याद रखने हैं, जैसे कि एंजाइम फॉस्फोग्लूटामेटोज, ये रिएक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना इस तरह से। अब हमारी आखिरी चीज़ क्या है, डिसऑर्डर्स। तो ये भी वैसे बुक के पेज नंबर 121 पे दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट वहीं से जाके देख लेते हैं। 121, ये जी, ओह ये तो काफ़ी सारे हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस, ठीक है। इट इज़ द एक्सेस अकोमुलेशन ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल ग्लाइकोजन। अच्छा ये भी एक टर्म फिर ऐड कर लें इसमें, छठी, ये तो है ना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये एक टर्म है ग्लाइकोजिनोसिस, ठीक है। ऑसिस का वर्ड जहाँ पर भी आ गया उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अबनॉर्मेलिटी है वहाँ पर, ठीक है।
इट इज़ द एक्सेस अकोमुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड abnormal ग्लाइकोजन, कि ग्लाइकोजन या तो बहुत ज़्यादा स्टोर हो गई है या तो बहुत कम है, कि वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही है. These are a group of genetic diseases. अब ये 6 diseases हैं. Type 1 von Gierke's disease, Type 2 Pompe's disease, Type 3 Cory's disease, Type 4 एंडरसन्स डिजीज़, मैकआर्डर्स डिजीज़ और हर्स डिजीज़. और आगे जो है इनकी डिटेल्स में कौन से एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है, ये याद करने वाली बात है. बट कंसेप्ट आपको मिल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये सारे अमल हो रहे होते हैं मुख्तलिफ वक्त में. तो एंजाइम्स जो हैं वो उनके साथ केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ. तो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी, ये बुक से आपने ज़रूर याद कर लेना है. ठीक है. जनरली हिमोलाइटिक एनीमिया, हेपेटिक फेलियर हो जाता है. क्यों हेपेटिक फेलियर क्यों हो जाता है? जाहिर है जब इतनी ज़्यादा, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई थी कि इतनी ज़्यादा ग्लाइकोजन इकट्ठी हो गई है कि लीवर के जो हेपेटोसाइट्स हैं उसको संभाल ही नहीं पाएंगे, तो वो अपना फंक्शन फेल कर देगा, हेपेटिक फेलियर में चला जाएगा पेशेंट. ठीक है. अच्छा, सबसे आखिर पे 2 अहम चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये हैं पेज नंबर 107 एंड 108 पे. ये कौन सी चीज़ें हैं प्लीज़ आप लोग निकालें. ये ब्लू बॉक्सेस में दिया हुआ है. ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का आपस में कंपैरिजन दिया हुआ है. सो ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज. मैं पढ़ देती हूँ. ग्लूकोकाइनेज है प्रेजेंट इन लिवर और हेक्सोकाइनेज जो है वो प्रेजेंट इन लिवर एंड एज वेल एज अदर बॉडी टिश्यूज में भी होता है. ठीक है. Glucokinase, its activity depends upon nutritional state of glucose. It becomes active only when sufficient quantity of glucose is present. ठीक है. जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो तब एक्टिव होता है जब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज सही सफिशिएंट अमाउंट में होती है. लेकिन जो हेक्सोकाइनेज होता है, इट्स एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूट्रिशनल स्टेट. ये जो है वो हर वक्त एक्टिव रहती है, चाहे आप मतलब कंसंट्रेशन लो भी है ना तब भी ये एक्टिव रहता है. ग्लूकोकाइनेज जो है इट हैज़ हाई केएम वैल्यू, हेक्सोकाइनेज हैज़ हाई लो केएम वैल्यू. और ग्लूकोकाइनेज इट इज़ नॉट एन एलोस्टेरिक एंजाइम. जो हेक्सोकाइनेज है ये एलोस्टेरिक एंजाइम है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. ये डेफिनेशन है. When an ATP is formed directly by phosphorylation of ADP entering into respiratory chain, this ATP formation and phosphorylation is known as substrate level phosphorylation. ठीक है. जब ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये डायरेक्टली फॉस्फोरिलेशन से बनता है और ये रेस्पिरेटरी चेन में एंटर हो जाता है. इस अमल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. ये 2 इम्पॉर्टेंट थी. बाकी आई होप आप सबको समझ आ गई होगी. रिव्यू करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है. इंशाल्लाह भी हमारा बहुत सारा कंटेंट रहता है. अब आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लिपिड्स और हमारे वाइटामिन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड्स, वाइटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. ये 3 हमारे रह गए हैं. बाकी बायोकेमिस्ट्री में फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आएंगे. थैंक यू.